अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, 8 क्लास की बोर्ड की जो हमने तैयारी शुरू की हुई थी साइंस का, आज चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट देखेंगे। बेटा मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जो हमारा 8 क्लास का बोर्ड का पेपर होगा उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे, यानी मुख्तसर सवाल का अलग पोर्शन होगा इस तरह, और जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनका पोर्शन अलग होगा इस तरह। आज का जो हमारा चैप्टर 3 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। इसके 2 लॉन्ग क्वेश्चन है टोटल, 2 तफसीली सवाल हैं और कंफर्म 100% उन 2 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस भी आने हैं। मतलब जो आज का आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें से 10 से 12 नंबर का, 13 नंबर का पेपर में ये मटेरियल आएगा। और आपको बेटा मैं इस तरह करवाऊंगा कि आप वीडियो सुनेंगे और आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी बेटा। इसमें मैंने एनिमेशन वीडियोस वगैरह सारी चीज़ें, और मैं बुक पे भी मार्क करवाऊंगा और आपको क्वेश्चंस निकाल के भी दूंगा कि किस तरह क्वेश्चन होंगे और क्या आंसर होंगे बोर्ड के पेपर में। बहुत छोटा है क्योंकि इसमें से काफ़ी ज़्यादा चैप्टर तो जो स्मार्ट सिलेबस है वो कट हो गया है। टोटल 2 लॉन्ग हैं, कंफर्म 100% उनमें से एक लॉन्ग आएगा। बेटा वीडियो पूरी देखें, अपना चैप्टर तैयार करें। इस वीडियो के बाद मतलब आपका ये पूरा चैप्टर शॉर्ट और इसके लॉन्ग आपके तैयार हो चुके होंगे। और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को बेटा आपने एक तो सब्सक्राइब करना है, वीडियो को भी लाइक किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे। और ये वाहिद चैनल है आपकी जो यूट्यूब पे जो लास्ट ऑफ स्टडी जो 8वीं क्लास की बोर्ड की फ्री में तैयारी करवा रहे हैं हम। अब देखें, साइंस की, इंग्लिश की, रियाजी की, उर्दू की, ये बेटा जो वीडियोस हैं ये स्पेसिफिकली 8वीं क्लास की हैं और बोर्ड की तैयारी के लिहाज से ये वीडियोस हम बना रहे हैं। टू द पॉइंट, आसान अंदाज में आप ये वीडियो सुनेंगे, इससे अंदाज़ा हो जाएगा। तो दूसरे दोस्तों को भी बताएं कि हमारा टाइम बहुत कम है, अब हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो बिला टाइम वेस्ट किए बेटा हम चीज़ों को शुरू करते हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। अच्छा बेटा, जो हमारा पहला टॉपिक है 3.1, अब ये सारे का सारा शॉर्ट क्वेश्चन का टॉपिक है। मतलब जो हमारा यहाँ तक टॉपिक बन रहा है ये वाला, यहाँ तक शुरू से लेके यहाँ तक 3.1, इसमें सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं, शॉर्ट हैं, ये लॉन्ग नहीं बनेगा हमारा। अब अच्छा, इन केस वैसे मैं आपको बता देता हूँ, इन केस बन भी जाए तो वो फिर अगर लॉन्ग बना तो हम ये 4 जो इसमें शॉर्ट आ रहे हैं वो इकट्ठे करके लिख देंगे, लॉन्ग बन जाएगा। लेकिन नहीं बनेगा, ये टॉपिक शॉर्ट के हैं। जो लॉन्ग बनेगा आगे बताऊंगा। अब पहले क्वेश्चन से हमने शुरू करना है बेटा। जो आपका पहला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन आपका आएगा व्हाट इज हेरिडिटी। क्वेश्चन हमारा क्या होगा, व्हाट इज हेरिडिटी, विरासत क्या है। अच्छा बेटा, पहले विरासत को आप समझ लें कि विरासत क्या होती है। मैं इसको ज़रा सा बड़ा कर दूं ताकि आपको ये देखने समझने में ज़रा सा आसान हो जाए। ये ले, नहीं अभी बल्कि बड़ा ही ज़्यादा हो गया, अब ठीक है। अब पहले तो बेटा इसको समझ लें, विरासत क्या होती है। आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे वो अपने माँ बाप से मिलते हैं, यानी कुछ उसकी शक्ल बाप से मिलती है और कुछ उसकी शक्ल माँ से मिलती है। तो विरासत वो अमल है जिसके ज़रिए वालदैन की खसूसियात, मतलब किसी का बाप का रंग, माँ का कद, आँखें, तो जो वालदैन की खसूसियात हैं इनकी औलाद में मुंतकिल होती है। इसकी वजह से बच्चे अपने वालदैन से मुशाबहत रखते हैं, अब बच्चे अपने वालदैन जैसे दिखते हैं। तो वरासत क्या हुआ, ये खसूसियात तौलीद के अमल के ज़रिए एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होते हैं। मतलब वरासत का अब आप क्या जहन में आया कि वरासत असल में वो अमल है जिसके ज़रिए वालदैन की खसूसियात बच्चों में मुंतकिल होती है। इस अमल को हम वरासत बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। अब आपने बेटा आंसर में क्या लिखना है वो देख लेते हैं। हेरिडिटी इज द प्रोसेस बाय विच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट्स जो हैं वो आर ट्रांसफर टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग किसको बोलते हैं, बच्चों को, औलाद को। तो वरासत वो अमल है जिसके ज़रिए वालदैन की खसूसियात, किसकी, वालदैन की खसूसियात उनकी औलाद यानी ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होती है। इस अमल को वरासत बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो बाप का कद बच्चे पे चला गया, बाप का रंग बच्चे पे चला गया, माँ की आंखें बच्चे पे चली गई। अब ये जो अमल है ना,
वालदैन की खुसूसियात का बच्चों में मुंतकिल होने का जो अमल है, इसको हम क्या बोलते हैं? वरासत बोलते हैं। और यही वजह है, दिस इज़ द रीज़न वाई चिल्ड्रन रिजेंबल देयर पेरेंट। इसी वजह से जो बच्चे हैं अपने वालदैन जैसे दिखते हैं, वालदैन से मुशाबहत रखते हैं। दीज करेक्टरिस्टिक आर पास फ्राम वन जनरेशन टू अनदर थ्रू रिप्रोडक्शन। ये खसूसियात तौलीद के अमल के ज़रिए एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है। मतलब तौलीदी निज़ाम जो होता है, ये इन दोनों की खसूसियात बच्चों में, फिर इनकी आगे बच्चों में, और वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो जाती हैं। तो अभी बेटा हमें विरासत की क्या तारीफ़ समझ में आई? अगर जो बच्चे वीक हैं, मतलब जो कहते हैं कि सर वैसे इसके भी 2 नंबर मिल जाएंगे अगर आप इतना लिख दें शॉर्ट क्वेश्चन, तो ये भी 2 नंबर का आपका पूरा है कि विरासत वो अमल है जिस सॉरी 3 नंबर का आता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन। विरासत वो अमल है जिसके ज़रिए वालदैन की खसूसियात इनकी औलाद में मुंतकिल होती हैं। इस वजह से बच्चे अपने वालदैन से मुशाबहत रखते हैं, वालदैन जैसे दिखते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं उसी टॉपिक के अंदर, जो ये अब हेरिडिटी या विरासत, ये हमारा टॉपिक हो गया। अब आते हैं हेरिडिटी करेक्टरिस्टिक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी। अच्छा देखिए ये ना, अब ये वाली जो बात है ना, ये मैंने क्यों ऐड की थी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इसमें बन सकता है। वाई डू बेबी रिजेंबल देयर पेरेंट्स? बच्चे अपने वालदेन से क्यों मुशाबहत रखते हैं? अच्छा, ये जो हमारा हेरिडिटी का क्वेश्चन है ना, अगर आप यहाँ तक भी इसको कर लेंगे, इंग्लिश वाले उर्दू वालों को मैंने दिखा दिया है, तो वो भी ठीक है, इतना काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैंने बात इसलिए ऐड की थी कि हमारा क्वेश्चन जो है ना, ये आ सकता है। वाई डू बेबीज़ रिजेंबल देयर पेरेंट? बच्चे अपने वालदेन से क्यों मुशाबत रखते हैं? बच्चे आपने देखा होगा अपने वालदेन जैसे दिखते हैं, क्यों दिखते हैं? तो ये आंसर हमने करना है। तो आंसर है बेटा हमारा, बल्कि इससे पहले हमारी विरासती खसूसियात, अच्छा वो नीचे आ रही हैं, चले पहले इसका आंसर कर दें फिर विरासती खसूसियात पे जाते हैं। क्वेश्चन बेटा हमारा क्या है? वाई डू बेबीज रिजेंबल देयर पेरेंट? बेबी रिजेंबल क्यों करते हैं? बच्चे जो हैं अपने वालदेन जैसे क्यों दिखते हैं, वालदेन से मुशाबियत क्यों रखते हैं? तो बेबीज रिजेंबल देयर पेरेंट्स बिकॉज दे गेट जीन्स फ्रॉम देम। बच्चे अपने वालदेन से मुशाबियत रखते हैं, बच्चे अपने वालदेन जैसे दिखते हैं क्योंकि वो इनसे जीन्स हासिल करते हैं। ये जीन्स मुख्तलिफ खसूसियात के बारे में मालूमात रखते हैं, तौलीद के दौरान ये खसूसियात औलाद में मुंतकिल हो जाती है। बेटा आप गौर से देखें, ये जो कलरफुल ब्राइट चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये असल में जीन्स हैं। जीन्स अभी आगे इसका क्वेश्चन आएगा, जीन्स क्या होती हैं। ये इसमें यूँ समझ लें कि बच्चे का कोड होता है कि बाप की जो खसूसियात हैं ये देखे बच्चे में जा रही हैं, माँ की जो खसूसियात है ये बच्चे में जा रही हैं, और दोनों मिल के दोनों एक मतलब दोनों का मिक्सचर होता है बच्चा, क्योंकि ये जीन्स के ज़रिए बाप की खसूसियात भी और माँ की खसूसियात भी बच्चे में जाती हैं। तो अब मैं सवाल दोबारा पढ़ता हूँ। बच्चे अपने वालिदैन जैसे क्यों दिखते हैं, क्यों मुशाबहत रखते हैं? बच्चे अपने वालिदैन से मुशाबहत रखते हैं क्योंकि वो इनसे जीन्स हासिल करते हैं। देखिए ये जीन्स हासिल कर रहा है ना बच्चा, तो ये इनसे जीन्स हासिल करते हैं। ये जीन्स मुख्तलिफ खसूसियात के बारे में मालूमात रखते हैं। ये बच्चे की, यानी ये जो डॉट नज़र, चमकीली चीज़ें डॉट नज़र आ रही हैं, जीन्स हैं, इसमें क्या होती है? बच्चे की खसूसियात होती हैं। मसलन बच्चे का कद क्या होगा, इन्हीं जीन्स में लिखा हुआ है। बच्चे का रंग क्या होगा, इन्हीं जीन्स में लिखा हुआ है। तो ये बात है कि जीन्स मुख्तलिफ खसूसियात के बारे में मालूमात रखते हैं। बच्चे का कलर, रंग, सारी खसूसियात इन जीन में लिखी होती हैं। अल्लाह ताला ने तौलीद के दौरान ये खसूसियात औलाद में मुंतकिल हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक, गिव एग्जांपल? वरासती खसूसियात क्या होती हैं, मिसाल दें। वरासती खसूसियात वो सिफ़ात होती हैं जो वालदैन से औलाद में मुंतकिल होती हैं। मिसालों में आँखों का रंग, जिल्द का रंग, बालों का रंग, कद, ज़हानत और कान की लो आज़ाद या जुड़ी हुई शक्ल में शामिल हैं। अब इसका बेटा मतलब क्या है? देखिए कौन सी खसूसियात विरासती खसूसियात कहलाती हैं? ठीक है, हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती हैं? आँखों का रंग होता है। अब आपका आँखों का रंग या तो आपकी अम्मी जैसा होगा या अब्बू जैसा होगा या दोनों का मिक्सचर होगा। इसी तरह जिल्द का जो रंग है वो या अम्मी जैसा या अब्बू जैसा, या बालों का रंग है, ये जो आपका कद है, ज़हानत है, ये जो कान की लो किसी की जुड़ी होती है, किसी की अलग होती है, ये कान की जो लो होती है। तो ये सारी खसूसियात क्या होती हैं? वरासती खसूसियात, हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स होती है।
इसकी अब तारीफ़ क्या बनती है हमारी, वरासती खसूसियात वो सिफ़ात या खसूसियात होती हैं जो वालदैन से औलाद में मुंतकिल होती हैं। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा आंसर, वो खसूसियात जो वालदैन से औलाद में मुंतकिल होती हैं, जैसे आँखों का रंग, कद, बोलने का अंदाज़, ये जो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, विरासती खसूसियात कहलाती हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके मॉडल पेपर में भी आया हो, वैसे भी क्योंकि ये जितने भी बेटा मैंने क्वेश्चन बनाए हैं ना, आपका जो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम होते थे पिछले सालों में, मैंने पास पेपर को देख के, मॉडल पेपर को देख के और बोर्ड का जो स्टाइल होगा उसको, सब चीज़ों को देख के मैंने ये आपके नोट्स बनाए हैं। तो अब इनको बेफिक्र होके करें, यही मटेरियल होगा आपका, यही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो व्हाट आर जीन्स, जीन्स क्या है, जीन्स आर बायोलॉजिकल कोड्स दैट कैरी इंस्ट्रक्शन फॉर द स्ट्रक्चर, फंक्शंस, मेटाबॉलिज्म एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जीन कंट्रोल ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीन्स हयातियाती कोड्स होते हैं जो किसी जानदारों की साख्त, अफ़ाल, मेटाबॉलिज्म, रवैये के लिए हिदायत रखते हैं। जीन्स तमाम जानदारों की खसूसियात को कंट्रोल करते हैं। अच्छा बेटा, अब इसका मतलब क्या है, देखिए ज़रा समझिएगा। ये देखें, ये बाप है, ये माँ है, इनके जीन्स जो हैं मिल के बच्चे में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, अब ये जीन्स हैं, ये क्या होते हैं, ठीक है, ये जीन्स असल में बायोलॉजिकल कोड है, जीनियाती कोड है, हयातियाती कोड है। अब अल्लाह ताला का निज़ाम देखें, ये जो माँ बाप से जीन्स बच्चों में ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं ना, इसमें बच्चे की एक एक खासियत लिखी होती है कि बच्चे का कद क्या होगा, बच्चे का रंग क्या होगा, बच्चे की आंखें कैसी होंगी, उसका नाक कैसा होगा, ये सारा इन जीन्स में अल्लाह ताला ने लिखा होता है। और ये जीन्स जब बच्चे में जाते हैं और इनसे बच्चा बनता है, तो ये सारा कोड यानी सारी हदायत, सारी चीज़ें लिखी होती हैं। जीन्स हयातियाती कोड्स है, ठीक है, कोड है, यानी ये अल्लाह ताला ने कोड बनाए हैं, कोडिंग की है, इंस्ट्रक्शन दी है, हिदायत दी हैं अल्लाह ताला ने, इन पे लिखी होती हैं कि ये जो बच्चा इन जीन से मिलके बनेगा तो उसकी क्या कलर होगा, क्या कद होगा, जो किसी जानदार की, उस जानदार की साख्त क्या होगी, जीन्स पे लिखा होता है, वो जानदार क्या काम कर सकेगा, इस जीन पे लिखा होता है, मेटाबॉलिज्म और रवैये उसके कैसे होंगे, सारे इस जीन्स पे लिखे होते हैं। जीन्स को विरासत की बुनियादी इकाई कहा जाता है। ये क्वेश्चन बेटा आपका बोर्ड में आता है कि जीन्स को विरासती इकाई क्यों कहते हैं, शायद आगे क्वेश्चन आए, हाँ ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जीन्स को विरासती इकाई इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें तमाम की तमाम जो मालूमात हैं बच्चे के बारे में वो लिखी होती हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको विरासती इकाई भी कहते हैं, यानी बच्चे की जितनी हिदायत हैं, बच्चे के बारे में जो भी मालूमात है, इसका रंग, इसका कलर, जब वो बच्चा पैदा भी नहीं होता, ये जो पैदा होने वाला बच्चा, कलर उसका क्या होगा, कद क्या होगा, वो सारी इन जीन्स पे लिखी होती है, तो इसलिए इन्हें विरासत की इकाई कहते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन और फिर आंसर की तरफ जाते हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है जी हमारे पास, जीन्स क्या हैं, तो जीन्स हयातियाती कोड होते हैं जो किसी जानदार की साख्त, अफ़ाल, मेटाबॉलिज्म और रवैये के लिए हिदायत रखते हैं। जीन्स तमाम जानदारों की खसूसियात को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल मतलब इन्हीं पे सारी चीज़ें लिखी होती हैं और यही खसूसियात बच्चों में पैदा होती हैं। वरासती खसूसियात एक नस्ल से दूसरी नस्ल में कैसे मुंतकिल होती हैं, तो वरासती खसूसियात जीन्स के ज़रिए मुंतकिल होती हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि देखिए माँ बाप से जाती हैं जीन्स के ज़रिए, तो वरासी खसूसियात जीन्स के ज़रिए मुंतकिल होती हैं। जीन्स हयातियाती मालूमात रखते हैं और तौलीद के दौरान ये मालूमात वालिदैन से औलाद में मुंतकिल कर देते हैं। बेटा आपने ना कॉन्सेप्ट भी जहन में रखना है, क्योंकि वैसे हम MCQs का जो पोर्शन है वो एक अलग ही रखेंगे, लेकिन आपके जहन में कॉन्सेप्ट होना चाहिए। बार बार देखें कैसे बात हो रही है कि जो बच्चे की खसूसियात होंगी वो जीन्स के ज़रिए जाएंगी, बच्चे का रंग, कद, कलर कैसा होगा वो जीन्स में लिखा होता है, ये हयातियाती कोड है, तो ये हमने कॉन्सेप्ट भी साथ। ठीक है, कैसे मुंतकिल होती है, जीन्स के ज़रिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा है, जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स, व्हाट इज़ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या है। ठीक है, तो जेनेटिक्स विरासत का इल्म है, ये जीन्स की सूरत में हयातियाती मालूमात के वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होने का मुताला है। देखिए ये जो मतलब जेनेटिक्स की हम तारीफ़ कर रहे हैं कि जब अब माँ बाप की जो खसूसियात हैं वो बच्चे में मुंतकिल कैसे होंगी, कौन कौन सी खसूसियात होंगी, इन सारों चीज़ों का पढ़ने का जो मुताला है, ये जीन्स हैं। अब जो ऐसे डॉक्टर जो तयन करते हैं कि बच्चा आपका
जो चेक करते हैं कि बच्चे में कोई बीमारी तो नहीं होगी, बच्चे में कोई मसला तो नहीं होगा, या बच्चे का, ये चीज़ें जो पढ़ते हैं ये जेनेटिक्स कहलाता है। यानी ये वाला इल्म जो है ये जेनेटिक्स कहलाता है। जेनेटिक्स विरासत का इल्म है, ये जीन्स की सूरत में हयातियाती मालूमात के वालदान से औलाद में मुंतकिल होने का मुताला करता है कि कौन कौन सी खसूसियात हैं वो औलाद वालदैन से औलाद में मुंतकिल होंगी। इन चीज़ों का पढ़ना, इन चीज़ों का इल्म जेनेटिक्स कहलाता है। जेनेटिक्स विरासत का इल्म है, ये जीन्स की सूरत में हयातियाती मालूमात वालदैन से औलाद में मुंतकिल होने का मुताला करता है कि यानी किस तरह ट्रांसफ़र होंगी जो वालदैन की खसूसियात बच्चों में, इन चीज़ों को पढ़ना, इनका मुताला करना क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। वाई डू सिबलिंग रिजेंबल ईच अदर बट आर नॉट एग्जैक्टली द सेम? बहन भाई एक दूसरे से मुशाबिहत क्यों रखते हैं, यानी बहन भाई एक जैसे दिखते हैं लेकिन बिल्कुल एक जैसे क्यों नहीं होते? ये क्वेश्चन हमारा आ सकता है। बहन भाई एक दूसरे से एक जैसे दिखते हैं लेकिन बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, क्यों? क्योंकि बहन भाई अपने वालदैन के बहुत से जीन्स मुश्तरक रखते हैं, इसलिए वो एक दूसरे से मुशाबियत रखते हैं। ताहम इन्हें जीन्स के मुख्तलिफ इम्तजाज मिलते हैं जो इनके दरमियान इख्तलाफात का सबब बनते हैं। मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। देखें बेटा, अब ये कुछ खसूसियात बाप की इसमें चली गई, कुछ माँ की खसूसियात बच्चे में ट्रांसफ़र हो गई, और फिर कुछ ऐसी खसूसियात हैं जो कुछ इसके जीन्स मिले आपस में और कुछ माँ के जीन्स मिले और मिल के मिक्सचर बनाया तो एक बच्चा है। दूसरा बच्चे में अब ज़रूरी नहीं है कि कुछ ये वाले जीन्स इधर चले जाएं, ये वाले इधर चले जाएं, या अभी देखें इन एक बेटे के केस में ये वाला वालिद का जीन और ये वालदा का जीन मिल गया और एक नई खासियत बन गई। एक और बेटी की सूरत में ये वाला जीन और ये वाला जीन आपस में मिला तो नई खसूसियत बन गई। क्योंकि माँ बाप की जीन्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, माँ बाप की खसूसियत काफ़ी ज़्यादा होती है, तो बच्चों में किसी की कोई खसूसियत किसी बच्चे में चली जाती है, कोई खासियत किसी बच्चे में चली जाती है। तो क्योंकि आ तो खसूसियत इन दोनों ही माँ बाप से रही होती हैं, तो बहन भाइयों में यही वजह होती है कि एक जैसे क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि दोनों की ही माँ बाप की खसूसियात जीन्स एक ही होते हैं। अलग क्यों होते हैं? किसी की सूरत में ये वाले जीन्स मिल जाते हैं, किसी की सूरत में ये वाले जीन्स मिल जाते हैं, तो इसलिए अलग अलग भी हो सकते हैं। बेटा ये बात ज़रा सी मुश्किल सी लग रही है, लेकिन आप ज़रा इसको मैं दोबारा फिर बता देता हूँ। बहन भाई एक दूसरे से मुशाबियत रखते हैं, एक जैसे दिखते हैं, क्योंकि वो वालदैन के बहुत से जीन्स मुश्तरक रखते हैं। अब जो वालदैन के जीन्स हैं, ये खासियत है, मसलन अब माँ का आँखों का रंग है ब्राउन भूरा, और बाप का आँखों का रंग है ब्लू यानी नीला। अब देखिए बाप की आंखों का रंग बेटे पे चला गया, माँ की आंखों का रंग बेटी पे चला गया, लेकिन दोनों के कद बाप पे चले गए। अब देखें कुछ चीज़ें एक जैसी होती हैं, कुछ मुख्तलिफ होती हैं। बहन भाई एक दूसरे से मुशाबियत एक जैसे क्यों? क्योंकि वो वालदैन के बहुत सी खासियत यानी जीन्स एक जैसे रखते हैं, तहाँ वो बिल्कुल एक जैसे भी नहीं होते, क्योंकि इन्हें जीन्स के मुख्तलिफ इम्तजाज मिलते हैं जो इनके दरमियान इख्तलाफात का सबब बनते हैं। अब वो जो मैंने आपको बात बताई थी कि मसलन बेटी की सूरत में एक ये जीन मिला और एक ये जीन मिला तो नया जीन, नई खासियत बन गई, और बेटे की सूरत में एक ये जीन मिला और ये नया ये मिला तो ये अलग खासियत हो गई। तो ये वाली बात ठीक है। मैं इसको दोबारा फिर पढ़ देता हूँ आपके लिए। बहन भाई अपने वालदैन के बहुत से जीन्स मुश्तरक रखते हैं, एक जैसे रखते हैं, इसलिए वो एक दूसरे से मुशाबियत रखते हैं। ताहम इन्हें जीन्स के मुख्तलिफ मिलने के, इम्तजाज का मतलब है मिलने से बनते हैं जो इनके दरमियान इख्तलाफात का सबब, यानी उनमें मुख्तलिफ क्यों होते हैं? क्योंकि वो मुख्तलिफ जीन्स मिल के बनते हैं, तो इसलिए उनमें इख्तलाफ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ वेरिएशन? तगय्युर क्या होता है? तो किसी नौ के अफराद की खसूसियात में किसी भी किस्म के फ़र्क को तगय्युर कहते हैं। बेटा तगय्युर क्या होगा? अब देखिए माँ बाप का दोनों का कद छोटा था, तो अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे जीन बनाए कि बेटे का कद जो है वो बड़ा हो गया। अब ये जो कद है ये माँ बाप से अलग बन गया, तो इस चीज़ को हम तगय्युर या वेरिएशन कहलाएंगे। किसी नौ के अफराद की खसूसियात में किसी भी किस्म का फ़र्क, यानी जो फ़र्क आया है वो क्या कहलाएगा? तगय्युर कहलाएगा। मसलन आपकी माँ का रंग भी गोरा है, बाप का रंग भी गोरा है, और बेटे का रंग जो है वो गोरा नहीं है, तो अब ये वाली जो खासियत क्या कहलाएगी? वेरिएशन कहलाएगी, तगय्युर कहलाएगी। किसी नौ के अफराद की खसूसियात में किसी भी किस्म के फ़र्क को तगय्युर कहते हैं।
ये वही बात बेटा फिर रिपीट हो रही है कि वाई इज़ जीन कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन को विरासत की बुनियादी इकाई क्यों कहा जाता है? तो जीन को विरासत की बुनियादी इकाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हयातियाती मालूमात रखता है, खुसूसियात का तयन करता है और इन्हें वालिदैन से औलाद में मुंतकिल करता है। तीन बातें बेटा की हैं इसमें। क्यों क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एक तो हमारी हयातियाती ज़िंदगी की मालूमात होती हैं, हमारे अंदर क्या खासियत होंगी, कलर क्या होगा, कद क्या होगा, सारा इसमें लिखा होता है। और यही जीन हमारे वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होने में मदद करते हैं, तो इसलिए इन्हें विरासत की इकाई यानी बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है जी। तो ये बेटा जो हमारा पहला टॉपिक था ना हेरिडिटी, अब इसमें ये शॉर्ट बन रहे थे, इसमें से लॉन्ग नहीं बनेंगे, यही शॉर्ट है बस। ठीक है। अब इसके बाद अगर आप स्मार्ट सिलेबस देखें तो ये जो ये सारा कट है, ये भी कट है, आप देख सकते हैं स्मार्ट सिलेबस मैंने शेयर किया हुआ है, ये भी कट है आपका, ये भी कट है, तो ये चीज़ें भी कट हैं। 3.5 जो है ये भी कट है, और 3.6 जो है सेल डिवीजन, अब ये कट नहीं है। अब इसके बेटा जो सेल डिवीजन है आपने बुक पे लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन इसके ये वाले बहुत बहुत अहम है। और जो लॉन्ग है, जो मैं बार बार बात कर रहा था कि दो लॉन्ग आने हैं आपके, एक बेटा आपका आना है माइटोसिस का, दूसरा आना है मियोसिस का। इन दोनों में से एक कंफर्म 100% गारंटी है बोर्ड में आपके आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि इन दोनों का डिफरेंस आ जाए, कि मियोसिस और माइटोसिस का डिफरेंस लिखे फ़र्क लिखें। अब जो आपका बोर्ड उन्होंने मॉडल पेपर दिया है उसमें इनका फ़र्क आया हुआ है कि माइटोसिस और मियोसिस में फ़र्क बयान करें, तो ये आपका आ सकता है। लेकिन मेरे अंदाजे से कि डिफरेंस भी आ जाए वो भी हमने करना है कि इनमें से ना या माइटोसिस आएगा या मियोसिस आएगा। तो ये बेटा जो वीडियो है इसमें मैं आपको बता भी देता हूँ कि शॉर्ट कैसे आने हैं आपके, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी। पहले हम ये इसके जो शॉर्ट हैं ये कर लेते हैं, फिर हम इसकी तरफ जाते हैं। ये वाला टॉपिक जो सेल डिवीजन है, अब इसके पहले हम शॉर्ट करते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन हमारे पास ये नहीं है, हम ये वाला कर रहे हैं, कभी आप बेटा कंफ्यूज ना हो जाना, ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक कर रहे हैं। अब इसमें ये 3-4 शॉर्ट बन रहे हैं, इनको करते हैं पहले। क्वेश्चन है जी हमारा, डिफाइन सेल डिवीजन, पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल। ये इन तीन चीज़ें हमने डिफाइन करनी है। वैसे मैंने ये इकट्ठी लिख दी है बेटा, आपने यानी ये अलग क्वेश्चन आएगा, यानी सेल डिवीजन क्या है, पेरेंट सेल क्या होते हैं, डॉटर सेल क्या होते हैं। कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका आंसर ये एक ही होगा, क्योंकि इसी में सेल डिवीजन की भी डेफिनेशन है, पेरेंट सेल की भी और डॉटर सेल की भी है। हम अलग लिख नहीं सकते इसको, क्योंकि वो बात ही मुकम्मल नहीं होगी। तो वो क्वेश्चन में चाहे पेरेंट सेल पूछे, डॉटर सेल पूछे या सेल डिवीजन पूछे, आपने यही पूरा आंसर लिखना है। ठीक है। तो पढ़ते हैं जी क्या है। सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड टू फॉर्म टू न्यू सेल। खुलवी या सेल की तकसीम यानी सेल डिवीजन वो अमल है जिसमें एक खुलिया या सेल तकसीम होकर दो नए खुलिये यानी सेल बनाता है। जो खुलिया तकसीम होता है इसे वालिदैन खुलिया यानी पेरेंट सेल कहते हैं, और तकसीम के बाद जो खुलिये बनते हैं इन्हें दुख्तर खुलियात या डॉटर सेल कहा जाता है। बेटा बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट और शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इस तस्वीर को देखें, ये है जिस सेल डिवीजन की डेफिनेशन के जो हमारे सेल हैं वो तकसीम होकर दो सेल बनाते हैं, इसको हम कुलवी तकसीम या सेल डिवीजन कहते हैं। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात आपने बता दी, हमें तो समझ ही नहीं आई। भाई मैं आपको बताता हूँ, आपका जो नाखून है वो बड़े हो रहे होते हैं। क्यों हो रहे होते हैं? क्योंकि नाखून भी हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलके बनी है, हमें पता है। तो आपके नाखून सेल से मिलके बनते हैं। तो वो जो सेल हैं वो एक एक से दो, दो से तीन, तीन ये डिवाइड हो रहे होते हैं। ये अमल है सेल डिवीजन। और एग्जांपल देता हूँ, आप छोटे हैं, आपका कद छोटा है, कुछ ही सालों बाद माशाल्लाह आप 9th में, 10th में, फर्स्ट ईयर में बड़े होते जाएंगे। तो क्यों हो रहे हैं बड़े? क्योंकि आपके अंदर जिस्म के अंदर आपके सेल डिवाइड हो रहे हैं, बड़े होते तकसीम होते जा रहे हैं, आपके जिस्म को बढ़ाते जा रहे हैं। इसी तरह हाँ ये होता है कि एक उम्र में जाके फिर ये नहीं बढ़ते, लेकिन यही हम सेल डिवीजन है। आपके बाल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि अब आपके सेल 1 से 2 में तकसीम हो रहे हैं और आप बाल बड़े होते जा रहे हैं। तो ये मैंने बस वैसे कॉन्सेप्ट के लिए बात की। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, सेल डिवीजन किसे कहते हैं? एक सेल का दो में तकसीम होना सेल डिवीजन कहलाएगा। सिंपल, एक खुलिया तकसीम होकर दो खुलिये बना देता है। ये एक खुलिया है, तकसीम होकर दो खुलिये यानी दो सेल बना दिए, तो सेल डिवीजन, सिंपल सी बात। अब जो
हमारा मेन खुलिया था, मेन सेल था, उसको हम पेरेंट सेल बोलते हैं, और जो तकसीम होकर दो नए सेल बने हैं इनको हम डॉटर सेल कहते हैं। ठीक है, तीनों की डेफिनेशन क्लियर हो गई। खुलवी तकसीम या सेल डिवीजन वो अमल है जिसमें एक खुलिया तकसीम होकर दो नए खुलिये बनाता है। जो खुलिया तकसीम होता है, जो खुलिया ये वाला तकसीम होता है, इसे पेरेंट सेल कहते हैं, और तकसीम के बाद जो नए खुलिये बनते हैं इन्हें डॉटर सेल कहते हैं। बेटा क्लियर हो गई बात। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, तकसीम होने से पहले का एक अमल है जिसको कहते हैं इंटरफेज। जब ये सेल ना इससे तकसीम होके दो बना रहा होता है तो उससे पहले एक अमल आता है इंटरफेज, यानी ये सेल है, इसमें तकसीम होके दो सेल बनाना है, तो इस तकसीम के अमल से पहले का एक अमल होता है हमारी बॉडी में, उसको इंटरफेस बोलते हैं। तो वो इंटरफेस क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज इंटरफेस? व्हाट चेंजेस अकर इन क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग इंटरफेस? इंटरफेस क्या है? इंटरफेस के दौरान क्रोमोसोम्स में क्या तब्दीलियां आती हैं? तो इंटरफेस खुलवी तकसीम से पहले का मरहला है। इस मरहले में सेल तकसीम के लिए तैयारी करता है। इस दौरान हर क्रोमोसोम अपनी एक नकल बनाता है। जो एक क्रोमेटिड होता है वो दो क्रोमेटिड पर मुश्तमिल होता है। अब मैं इसका ना आपको समझाता हूँ, फिर वर्डिंग आपको मज़ीद समझ आएगी। इस सेल ने दो में तकसीम होना है। ठीक है, इस सेल ने क्या होना है, दो में तकसीम होना है। तो तकसीम होने यानी इस सेल के दो सेल बनने से पहले एक अमल होता है। वो क्या होता है कि आपकी ये जो नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये क्रोमोसोम्स हैं। होता क्या है कि तकसीम से पहले, ये खुलवी तकसीम से पहले का मरला है। इस मरले में सेल तकसीम के लिए तैयारी पकड़ता है। ठीक है, वो तकसीम होने लगता है। इस दौरान हर क्रोमोसोम अपनी नकल बनाता है। यानी देखें, ये क्रोमोसोम है ना हमारा क्रोमोसोम क्या है आगे हम देखते हैं। ये यूँ समझ लें कि एक जीन्स है, ये क्रोमोसोम है, तो अपनी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेगा। यानी एक ये हो गई और एक ये अपनी क्या करता है, यानी इंटरफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम की कॉपी बनती है। इस दौरान हर क्रोमोसोम अपनी नकल बनाता है। एक क्रोमेटिड, अब दो क्रोमेटिड, ये जो एक क्रोमेटिड था ये वाला, जो ये देखें, एक ये क्रोमेटिड एक है और ये दो क्रोमेटिड, यानी कैंची के दो हिस्से बन गए। यानी यूँ समझे कि पहले एक कैंची का एक हिस्सा था, अब कैंची नुमा दो हिस्से बन गए कैंची की तरह। तो ये एक क्रोमेटिड दो क्रोमेटिड में बन जाते हैं। तो ये अभी तकसीम नहीं हुआ, तकसीम से पहले का अमल है क्या, इंटरफेस। इसमें दो काम हुए मेन। क्या? एक तो ये हुआ कि ये सेल तकसीम के लिए तैयार करता है अपने आप को। इसमें क्रोमोसोम अपनी नकल तैयार करता है। ये देखिए, एक क्रोमोसोम था, अपनी जैसी दो नकलें तैयार कर ली, और फिर एक क्रोमेटिड दो क्रोमेटिड बन गए। ठीक है, अब इसको यहाँ पढ़ते हैं कि इंटरफेस खुलवी तकसीम से पहले का मरला है। इस मरले में सेल तकसीम के लिए तैयारी करता है। अब देखिए वही बात आ रही है, पहले क्या करना हमने, ये तकसीम से के लिए तैयारी का मरहला है। क्रोमोसोम अपनी कापी बनाता है, नकल बनाता है। एक क्रोमेटिड दो क्रोमेटिड बन जाते हैं। तो ये इंटरफेस के तीन बातें आपने इसमें मेन लिखनी है। ये तकसीम से पहले का मरहला है और इसमें सेल तकसीम की तैयारी पकड़ता है। क्रोमोसोम अपनी नकल बनाता है, एक क्रोमेटिड दो क्रोमेटिड बन जाते हैं। ठीक है जी। अब दूसरी बात है बेटा आपकी न्यूक्लियर डिवीजन। एक मिनट, अच्छा ठीक है, ओके। दूसरा क्वेश्चन इसी में, यानी ये जो हमारा टॉपिक है, अब ये अभी तक हमने ये इंटरफेस तक ये चीज़ें की। अब आ जाए जी न्यूक्लियर डिवीजन ये वाली बात और साइटोकाइनेसिस ये वाली बात। न्यूक्लियर डिवीजन क्या है, ये क्यों ज़रूरी है? व्हाट इज़ न्यूक्लियर डिवीजन, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? न्यूक्लियर तकसीम वो अमल है जिसमें खुलवी तकसीम के दौरान न्यूक्लियस तकसीम होता है। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि जनियाती मवाद दुरुस्त तरीके से दुख्तर खुलियात में तकसीम हो सके। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए, आप गौर से ज़रा देखें, ये एक सेल है। ठीक है, नज़र आ रहा है आपको सेल? अब इसके अंदर ये जो दरमियान में चीज़ होती है ना, ये वाली, ये न्यूक्लियस होता है। मैं आपको, ये सेल है ना, ये वाली चीज़, ये मैं इसका कलर चेंज करके फिर आपको बताता हूँ कि अभी देखिएगा, ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है ना, ये वाली, ये गोल, ये सेल कहलाता है हमारा। क्या है ये? सेल। ये सॉरी, न्यूक्लियस। ये सेल का क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। ये जो गोल चीज़ नज़र आ रही है ये सेल का न्यूक्लियस बना कहलाता है। अब क्वेश्चन हमारे सामने है कि खुलियाती तकसीम या न्यूक्लियर डिवीजन क्या है? व्हाट इज़ न्यूक्लियर डिवीजन या खुलियाती तकसीम क्या होती है? इस खुलिये में मौजूद, इस सेल में मौजूद इस न्यूक्लियस का दो में तकसीम हो जाना खुलवी तकसीम कहलाती है। यानी अब देखें, आप ऊपर देख के आए हैं, ये हमारा सेल है ना,
इसका भी ये न्यूक्लियस है। अब यहाँ नीचे आके देखें तो वो जो सेल के अंदर न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस था, अब आप देख रहे हैं वो दो न्यूक्लियस में तकसीम हो गया है। इस अमल को, जिसमें न्यूक्लियस एक हिस्से से एक से दो में तकसीम हो जाता है, इसको न्यूक्लियर डिवीजन कहलाते हैं। खुलवी तकसीम के दौरान न्यूक्लियस की तकसीम ये ज़रूरी है। क्यों? अच्छा, ये ज़रूरी क्यों है? ताकि देखें अब ये एक सेल ना यहाँ से टूट के दो सेल बनेंगे, तो देखें हमारी जो खसूसियात थी आधी इधर चली गई, आधी इधर चली गई। तो ये ज़रूरी क्यों है? ये ज़रूरी ताकि जनियाती मवाद दुरुस्त तरीके से दुख्तर खुलिये में तकसीम हो सके। ठीक है, जो यानी दो नए डॉटर सेल बनेंगे। असल में होगा क्या, ये पूरा सेल था, इसका पहले न्यूक्लियस टूटता है ऐसे, और फिर ये पूरे का पूरा सेल टूट जाएगा। तो न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता है? न्यूक्लियर तकसीम वो अमल है जिसमें खुलवी तकसीम के दौरान न्यूक्लियस तकसीम होता है। ठीक है, ये देखिए पहले था ये एक न्यूक्लियस, अब ये डिवाइड हो गया, यहाँ से तकसीम हो गया। तो ये अमल न्यूक्लियर डिवीजन कहलाता है कि जिसमें न्यूक्लियस तकसीम हो जाए, डिवाइड हो जाए, ये न्यूक्लियर डिवीजन कहलाता है। ये ज़रूरी क्यों है? ताकि हमारा जो सेल के अंदर हमारी खसूसियात हैं, जब वो दो सेल बने तो वो एक जैसे बने। ठीक है, इसके बाद है बेटा साइटोकाइनेसिस क्या है, ये खुलवी तकसीम को कैसे मुकम्मल करती है। अच्छा सर, व्हाट इज साइटोकाइनेसिस, हाउ डज इट कंप्लीट सेल डिवीजन। बेटा पहले एक बात सुन ले मेरी ओर से। देखें ये हमारा है सेल, ठीक है, ये पूरा सेल है। ये जो आपको नज़र आ रहा है गोल, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और ये जो बाकी मादा है सेल का, ये वाला, इस ये जो नज़र आ रहा है सेल न्यूक्लियस के अलावा, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब देखिए कितनी सिंपल सी मैं एक बात करने लगा हूँ आपके सामने। सेल के अंदर न्यूक्लियस का तकसीम होना न्यूक्लियर डिवीजन कहलाता है। सेल के अंदर बाकी मादा यानी साइटोप्लाज्म का तकसीम होना साइटोकाइनेसिस कहलाता है। दोबारा बोलता हूँ, सेल के अंदर न्यूक्लियस का एक से दो में तकसीम हो जाना, एक से दो का बन जाना न्यूक्लियर डिवीजन कहलाता है। और न्यूक्लियस के अलावा बाकी मादा क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का तकसीम हो जाना साइटोकाइनेसिस कहलाता है। तो ये दो अमल हैं। न्यूक्लियस तकसीम हो रहा है, दो बन रहे हैं, तो हम इस अमल को कहेंगे न्यूक्लियर डिवीजन। अगर हमारा साइटोप्लाज्म टूट के ये देखिए दो सेल बना रहा है, और न्यूक्लियस ये जो साइटोप्लाज्म है ये दो बना रहा है, तो ये साइटोकाइनेसिस। ये फिर क्योंकि जब ये पहले अमल में क्या हुआ कि न्यूक्लियस टूटा और दो में बन गया, लेकिन साइटोप्लाज्म एक ही है। फिर दूसरा अमल क्या है, दूसरा फेज़ क्या होता है कि वो जो टूटे हुए न्यूक्लियस वो दूर दूर हो जाएंगे, और जो हमारा ये साइटोप्लाज्म था ये भी अलग अलग हो जाता है। तो साइटोप्लाज्म का जब टूटता है तो इस प्रोसेस को हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। ये हो गया जी साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियर तकसीम के बाद साइटोप्लाज्म की तकसीम को कहते हैं। ये खुलवी तकसीम के अमल को मुकम्मल कर देती है और दो अलग अलग डॉटर सेल या दुख्तर खुलियात बन जाते हैं। डन हो गया बेटा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इसी में हमारा बन सकता है। ये देखिए हमने ये कर लिया है कि सेल जो तकसीम होते हैं ना, एक से दो सेल बनते हैं, एक से दो सेल बनते हैं ना, तो ये दो किस्म की हमारे अंदर सेल डिवीजन होती है, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। अब बेटा ये आपका बोर्ड में सिर्फ नाम पूछे जा सकते हैं कि सेल डिवीजन हमारे हमारे जिस्म में दो तरह की तकसीम हो रही होती है। मसलन हमारे हमारा जिस्म बढ़ रहा है, ये एक तरह की तकसीम है। हमारे आंखें बढ़ रही नाखून बढ़ रहे हैं, हमारे बाल बड़े हो रहे हैं, तो ये सेल तकसीम हो रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो सेल तकसीम होते हैं उनकी दो किस्में हैं। ठीक है, सेल का डिवाइड होना हमारे पास दो तक, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है, तो दो तकसीम, यानी हम ये सेल एक से दो सेल का तकसीम होना सेल डिवीजन कहलाता है। सेल डिवीजन की दो टाइप हैं, दो किस्में हैं, एक मियोसिस है और एक माइटोसिस है। अच्छा बेटा, जो मियोसिस और माइटोसिस का क्वेश्चन है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये शॉर्ट में सिर्फ माइटोसिस की डेफिनेशन आ सकती है, बाकी हम इसको ना लॉन्ग के तौर पे करते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट है, आप देख लें, इसको पिक्चर ले लें, वरना यही बातें हमने लॉन्ग में करनी है, बिल्कुल यही वाली बातें, इन्हीं से मिलके लॉन्ग बनेगा। तो हम इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, अब ये मियोसिस के क्वेश्चन है, अब इसमें भी ये मियोसिस का क्वेश्चन बन सकता है। बाकी ये शॉर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, बनेंगे ये लॉन्ग ही, क्योंकि अभी हम लॉन्ग करने लगे हैं इसके। ठीक है, आप कहेंगे सर ये आपने हमें पढ़ाया क्यों नहीं? भाई ज़रा ठहरो, जस्ट आप देख लो कि ये क्वेश्चन बन सकता है। सेम यही बातें हम इसके लॉन्ग में करने लगे हैं कि लॉन्ग में ये कैसे आएगा। अच्छा, ये डिफरेंस आपके बोर्ड के पेपर में जो मॉडल पेपर दिया हुआ आया हुआ है, तो इसकी भी पिक्चर बेटा आप ले लें।
क्योंकि इसको हम एंड पे देखेंगे, क्योंकि जब तक हमें इसकी मियोसिस माइटोसिस की ये सारी बात नहीं आती हम ये कर नहीं पाएंगे। तो ये डिफरेंस आपका आ सकता है, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या करने लगे हैं, जिसको हमने यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब हम बेटा करने क्या लगे, पहले इसको समझ लें। मैंने कहा कि आपके जो चैप्टर 3 है इसमें जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग हैं वो दो हैं, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। अच्छा हाँ, इनमें से तीसरा लॉन्ग इनका डिफरेंस बन सकता है और आ भी सकता है। अब इसके बारे में बेटा एक इम्पोर्टेंट बात सुन लें। एक तो यह है कि लॉन्ग क्वेश्चन की ज़रूरी बात है, उसमें डायग्राम आपने करनी करनी। ये डायग्राम आपकी शॉर्ट के तौर पे भी आ सकती है, और लॉन्ग में आपने डायग्राम बनानी ही बनानी है, तब आपको लॉन्ग के 5 नंबर मिलेंगे, वरना अगर डायग्राम नहीं बनाई तो फिर आपको लॉन्ग के नंबर नहीं मिलेंगे। मतलब सारे नहीं कटेंगे, 1 नंबर कट गया, 1.5 नंबर कट जाएगा और इम्पैक्ट भी बुरा पड़ेगा। डायग्राम ज़रूर बनानी है। अच्छा यहाँ बच्चे कहते हैं सर मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। बेटा साइंस के पेपर में ड्राइंग का अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, होनी चाहिए लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो क्या है, लेबल बस सही होने चाहिए, यानी ये वाला फेज़ इंटरफेस है, ये वाला फेज़ न्यूक्लियर डिवीजन है, बाकी ज़रूरी नहीं है भाई खूबसूरत करके कोशिश करो, लेकिन ज़रूरी नहीं है, बनानी ज़रूर है। अच्छा हम बात कर रहे थे एक लोग, अब हमने क्या समझना है, माइटोसिस का पूरा प्रोसेस, एक समझना है मियोसिस का पूरा प्रोसेस। बेटा गारंटी है इन दोनों में से एक लोग आपके बोर्ड के पेपर में आएगा ही आएगा, बेशक उसकी लाइनें कुछ भी हो, यानी क्वेश्चन किसी भी तरह हो। अगर उसमें माइटोसिस लिखा हुआ है तो ये वाला लॉन्ग होगा, मियोसिस लिखा हुआ है तो ये वाला लॉन्ग होगा, और डिफरेंस लिखा हुआ है तो इनका फ़र्क लिखा हो तो ये वाला होगा। तो ये आपने बड़े गौर से समझना है। अब देखें बेटा, एक तो तरीका ये है कि आप इसको यहाँ से शुरू करो और यहाँ तक लिख दो, ठीक है, मे भी आपको नंबर मिल जाए, लेकिन बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के नंबर बेटा तभी मिलते हैं जब आप इनको हेडिंग बना बना के लिखें। इससे ये होता है, एक तो आपको याद करना आसान है, फिर दूसरा एग्जामिनर बहुत खुश होता है उसको, क्योंकि अब जो चीज़ें उसे मतलब उसकी की में लिखा होगा, जो पेपर चेकर होगा ना, उसको उसमें लिखा होगा कि जो एक माइटोसिस है ना, सेल डिवीजन, अब उसमें लेट से वो 5 नंबर का है तो वो कहेगा कि मतलब की में जब वो पेपर चेक कर रहा होता है उनको आंसर की दी जाती है तो उसमें लिखा होगा कि 1 नंबर डेफिनेशन का देना है, 1 नंबर डायग्राम का देना है, एक में जब वो क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन बताए, एक न्यूक्लियर डिवीजन बताए, और एक वो लेट से इन दोनों को बताए साइटोकाइनेसिस। अब देखें उसको क्या फ़ायदा होगा एग्जामिनर को, वो पढ़ेगा डेफिनेशन लिखी हुई है उसके जहन में 1 नंबर, इसका 1 नंबर, अब उसको सामने सब चीज़ें मिल गई। जब एग्जामिनर आपसे खुश हो जाता है तो फिर यूँ समझें आपके मार्क्स पूरे हो जाते हैं। अब आप यही चीज़ देखें ज़रा, अगर यही चीज़ मैं इकट्ठा कर दूं तो एग्जामिनर को ढूंढनी पड़ेगी, और जिसमें वो ढूंढता है तो वो तंग होता है और फिर मार्क्स काटता है। मेरी बात मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी अब, और आपको ये भी क्लियर हो गया हम क्या करने वाले हैं, दो लोग, माइटोसिस पूरा अमल, मियोसिस पूरा अमल। अब माइटोसिस क्या है इसको देखते हैं जी। ये डायग्राम बेटा ज़रूरी है, ये मैंने पहले भी बता दिया आपको, ठीक है। माइटोसिस जी क्या है पहले ये देख लेते हैं। क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन माइटोसिस सेल डिवीजन इन डिटेल। अच्छा इसके ना जो सवाल का अंदाज़ है वो ज़रा मुख्तलिफ भी हो सकता है, लेकिन माइटोसिस का आपने लफ्ज़ याद रखना है। माइटोसिस के लॉन्ग में अब हमें 5 ये हेडिंग लिखनी है, ये याद रखना। कौन कौन सी? तारीफ़ क्या है माइटोसिस की, क्रोमोसोम की नकल क्या है, माइटोसिस में न्यूक्लियर की तकसीम, क्रोमोसोम की तकसीम, और साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म की तकसीम। अब बेटा ये वही बातें हैं जो हम अभी शॉर्ट में करके आए हैं, ठीक है, हम बस इसको यहाँ रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे। माइटोसिस खुलियाती तकसीम की तफसील, पहली हमें इसकी डेफिनेशन बतानी है। माइटोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल। एक बात तो इसमें एक सेल से 2 सेल बनते हैं, इसमें क्या होते हैं कि एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनते हैं। पेरेंट सेल वो होगा ना जो मेन जो तकसीम होता है, और जो तकसीम होकर नए बनते हैं। अब देखो शुरू कहाँ से हुआ था ये अमल, यहाँ से, तो एक पेरेंट सेल था और ख़त्म कहाँ हो रहा है, यहाँ पे, तो एक से 2 सेल बनते हैं। इस अमल को हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस। माइटोसिस के दौरान क्रोमोसोम की तादाद में कोई तब्दीली नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट बात, जब माइटोसिस होती है तो क्रोमोसोम्स में देखें, आप गौर से देखें, इसमें एक लाल कलर का और एक ग्रीन कलर के 2 क्रोमोसोम हैं। तो जो डॉटर सेल बने हैं, नए सेल इनसे मिले हैं, तो सेम उनमें क्रोमोसोम एक जैसे हैं, तो क्रोमोसोम की कोई तब्दीली नहीं होती। क्रोमोसोम्स की तादाद बराबर होती है पेरेंट सेल की, यानी इसमें भी 2 और इनमें भी 2 2।
अब ये हमारी डेफिनेशन की मेन दो बातें हैं माइटोसिस के बारे में। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये माइटोसिस है कि माइटोसिस का अमल क्या है कि ऐसा अमल एक पेरेंट सेल है ये वाला, तकसीम होकर दो डॉटर सेल बना रहे हैं ये वाले। इस दौरान क्रोमोसोम की तादाद में कोई तब्दीली नहीं होती। ये 2n का मतलब है यहाँ भी दो क्रोमोसोम्स हैं, और जो उसने दो डॉटर सेल बनाए हैं इनमें भी क्या है, दो क्रोमोसोम्स हैं। इसलिए इसको इक्वेजनल डिवीजन भी कहा जाता है, क्योंकि डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट सेल के बराबर होती है। बेटा अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि इक्वेजनल डिवीजन क्या है, तो तब भी आपने माइटोसिस की डेफिनेशन लिखनी है कि एक माइटोसिस एक ऐसा अमल है जिसमें एक पेरेंट सेल तकसीम होकर दो पेरेंट सेल बनाता है। इसी दौरान क्रोमोसोम की तादाद में कोई तब्दीली नहीं होती। इसमें भी दो क्रोमोसोम, इनमें भी दो दो क्रोमोसोम। तो इसमें क्योंकि क्रोमोसोम की तादाद एक जैसी होती है तो इसलिए इक्विजनल डिवीजन कहते हैं। और यही असल में माइटोसिस की डेफिनेशन है कि माइटोसिस की तकसीम का वो अमल जिसमें एक पेरेंट सेल तकसीम होकर दो डॉटर सेल बनाता है, क्योंकि आगे जाके जो मियोसिस है वो चार बनाएगा, तो जो दो बनाएगा एक बात हो गई कि दो डॉटर सेल बनाता है, और इसमें क्रोमोसोम की तादाद भी तब्दील नहीं होती, एक जैसी रहती है। इसको हम इसलिए इक्वेजनल डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है जी। अब दूसरी हेडिंग में आपने क्या लिखना है, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। तो इंटरफेज खुलवी तकसीम से पहले का मरहला है। इस मरहले में सेल तकसीम के लिए तैयारी करता है। इस दौरान हर क्रोमोसोम अपनी नकल बना लेता है। जो एक क्रोमेटिड होता है वो दो क्रोमेटिड पर मुश्तमिल हो जाता है। अब ये इंटरफेज की तक जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, लॉन्ग में आपने ये हेडिंग लिख देनी। दूसरी हेडिंग, न्यूक्लियर डिवीजन क्या है। अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो न्यूक्लियस एक से दो में तकसीम होता है इसको न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। ये लॉन्ग में लिखा जाएगा। क्रोमोसोम की तकसीम क्या होती है, क्रोमोसोम के दोनों सेट दुरुस्त और बराबर तरीके से डॉटर सेल के न्यूक्लियस में तकसीम हो जाते हैं। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये इंटरफेज है। इसमें क्या होता है कि एक क्रोमोसोम्स अपने आप को ये तैयारी पकड़ रहे हैं तकसीम होने की। ये जो क्रोमोसोम थे ना, ये बेटा क्रोमोसोम है ये पूरी पट्टी, और ये जो इनके ये दो अलग अलग नज़र आ रहे हैं इसको बोलते हैं क्रोमाटिड। तो इंटरफेज वाले मरले में क्या हुआ कि एक क्रोमेटिड दो क्रोमेटिड में तकसीम हुआ। ठीक है। अब फिर उनके न्यूक्लियस अलग अलग होंगे। यहाँ पे न्यूक्लियस देखें, ये एक न्यूक्लियस था दरमियान में, ये एक इधर चला गया और एक इधर चला गया। न्यूक्लियस तकसीम हुए तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन। फिर न्यूक्लियस के बाद इनका ये जो साइटोप्लाज्म है ये तकसीम हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, और फिर दो डॉटर सेल बन जाते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस हो गया। अब ये हमारा माइटोसिस वाले में वो चार हेडिंग लिखनी है, डेफिनीशन, तारीफ लिखनी है, फिर क्रोमोसोम्स की इंटरफेज की डेफिनेशन, फिर न्यूक्लियर डिवीजन की, फिर आपने लिखनी है क्रोमोसोम की डिवीजन, और फिर साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म की डिवीजन, जो अभी हमने डिटेल में पढ़ा है। ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया माइटोसिस का। अब चलते हैं जी मियोसिस पे। अच्छा, मियोसिस की वही डेफिनेशन भी आ सकती है, लॉन्ग का पार्ट भी है। तो एक्सप्लेन मियोसिस सेल डिवीजन इन डिटेल। मियोसिस खुलियाती तकसीम की तफसील से वजाहत करें। मियोसिस खुलियाती तकसीम का वो अमल है जिसमें एक पेरेंट तकसीम होकर चार डॉटर सेल बनाता है। अब देखें, जो माइटोसिस में था उसमें एक तकसीम, ये एक बेटा इसमें ना माइटोसिस क्यों ज़रूरी है, ये मतलब ना शॉर्ट क्वेश्चन शायद आपका बन सकता है, ये देख लें माइटोसिस क्यों ज़रूरी है। ये जिस्म की बढ़ोतरी में मदद देता है। जैसे हमारे जिस्म बढ़ रहा है ना, आप बड़े होते जा रहे हैं, ये माइटोसिस की वजह से बड़े हो रहे हैं। ठीक है। और आपके जो यानी ज़ख़म आपका, आपने देखा चोट लगी है फिर वो भर जाता है, वो माइटोसिस की वजह से भरता है कि जो आपके डैमेज हो गए थे सेल वो डिवाइड होकर नए सेल बन जाते हैं। तो ये सारा अमल किस की वजह से होता है, माइटोसिस। तो क्यों ज़रूरी है, ये वाला आंसर हो गया। ठीक है। अच्छा, माइटोसिस में क्या क्या होता था, दो डॉटर सेल बनते हैं, हर सेल में न्यूक्लियस होता है और क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट सेल के बराबर होती है। ये वाली स्लाइड बस इसी तरह है, ये आप बस समझ लें। अब हम आ जाते हैं बेटा मियोसिस पे। अब माइटोसिस में क्या हुआ था, आपको याद होगा, माइटोसिस में हुआ था एक सेल दो में तकसीम हुआ था, लेकिन मियोसिस में क्या होता है कि एक पेरेंट सेल तकसीम होकर चार डॉटर सेल में बनते हैं उसके। माइटोसिस में एक से दो बनते हैं, और मियोसिस में क्या होता है, एक से चार बनते हैं। अब ये यहाँ आ जाती है इसकी डेफिनेशन पे। सबसे पहली बात, मियोसिस वो अमल है जिसमें एक पेरेंट सेल तकसीम होकर चार डॉटर सेल बनाता है। एक बात हो गई, माइटोसिस में दो बनते हैं और मियोसिस में चार बनते हैं। मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम भी आधे रह जाते हैं,
लेकिन वहाँ क्या था, बराबर होते हैं। आधे देखें इसमें ये हमारा पेरेंट सेल है, इसमें 2 क्रोमोसोम्स हैं 2n, और जो डॉटर सेल हैं अब हर सेल में 1n, मतलब जो पेरेंट सेल हैं उसमें 2 क्रोमोसोम हैं, जो डॉटर सेल बने उनमें 1 है, यानी जो क्रोमोसोम की तादाद है डॉटर सेल में वो पेरेंट सेल से आधी रह गई है। ठीक है, यानी पेरेंट सेल में देखें 2n थे यानी 2 क्रोमोसोम थे, लेकिन डॉटर सेल में 1 है। तो दूसरी बात हमारी क्लियर हो गई। एक तो ये है मियोसिस की तारीफ में हमने लिखना है कि एक पेरेंट सेल 4 सेल बनाता है, और दूसरा क्रोमोसोम जो डॉटर सेल होते हैं उनमें क्रोमोसोम की तादाद भी आधी रह जाती है, और हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट सेल के मुकाबले में निस्फ होती है। अच्छा, ये बात आप ना भी लिखें तो ठीक है, बस आपने आधी रह जाती है, ये इतना काफ़ी है, क्योंकि यही बात उसने निस्फ हो जाती है, दोबारा फिर रिपीट कर दी है। तो ये बात हो गई, यानी मियोसिस की तारीफ में 2 मेन बातें हैं। एक पेरेंट सेल कितने सेल बना रहा है, 4, एक ये एक था, फिर कितने बना रहा है, 4। ये यहाँ देखें, ये एक सेल था पेरेंट सेल, 1 2 3 4, डॉटर सेल कितने बने, 4। एक बात। दूसरी बात, क्रोमोसोम की तादाद आधी रह जाती है। अब इसमें कितने क्रोमोसोम है, 1 2 3 4, और हर डॉटर सेल में चेक करो कितने हैं, 1 2 1 2 1 2। तो हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम तादाद आधी रह जाएगी। ठीक है, 2 बातें करोगे मियोसिस हो जाएगी। मियोसिस वो तकसीम का अमल है जिसमें एक पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल बनाता है, और जो डॉटर सेल बनेंगे उनमें क्रोमोसोम की तादाद आधी होगी। तो ये हो गया। अच्छा, पेरेंट सेल 4 क्रोमोसोम रखता है, ये देखें 1 2 3 4, और जो डॉटर सेल हैं उनमें 1 होती है। अब बेटा जो हमारा मियोसिस है ना, इसके 2 मरहले हैं, 2 पार्ट हैं। ठीक है, पेरेंट सेल से डॉटर सेल के बनने के 2 मरहले हैं, एक मियोटिक 1, एक मियोटिक 2। बात समझ आ रही, यानी मियोटिक 1 और मियोटिक 2। अब ये क्या है वो देखते हैं जी। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, यानी जो मियोसिस है वो 2 हिस्सों में, यानी इसके 2 फेज हैं तकसीम होने के। पहले फेज में ये होता है काम, दूसरे फेज में ये काम होता है। तो इसके यानी उन फेज का नाम, एक का नाम है मियोटिक 1 डिवीजन और दूसरे का मियोटिक 2। अब मियोटिक 1 में क्या होता है, मियोटिक 1 डिवीजन के दौरान हम शक्ल क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और क्रोमोसोम की तादाद आधी हो जाती है। ये तकसीम नस्ल दर नस्ल क्रोमोसोम की दुरुस्त तादाद बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करती है। अब ये गौर से ज़रा देखना, कितने क्रोमोसोम्स हैं गिनो, 1 2 3 4। ठीक है, अब होता क्या है कि जो हम शक्ल होते हैं ना वो तकसीम हो जाएंगे। अब देखिए 2 इधर चले गए, 2 इधर चले गए। ठीक है, मियोटिक 1 में क्या हुआ कि जो एक जैसे क्रोमोसोम्स हैं वो हम शक्ल क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ये जो ये पट्टियाँ ना कैंची की तरह ये अलग अलग हो जाएंगी, यानी ये यहाँ से मैं अगर इनको कट कर दूँ तो ये अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब आदि 4 सेल बनने होते हैं तो वो एक एक में चले जाता है पूरा पूरा क्रोमोसोम। ठीक, तो मियोटिक 1 में असल में क्या होता है कि एक मियोटिक 1 में सबसे पहली बात तो है कि हम शक्ल क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और क्रोमोसोम की तादाद आधी हो जाती है। बस ये बात हो गई। मियोटिक 2 में क्या होता है, क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग होते हैं, ये तकसीम माइटोसिस से मुशाबे होती है और डाटा सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद आधी रह जाती है। अब इसकी मैं आपको ना यहाँ से दिखाता हूँ, बल्कि ये मियोसिस है। ठीक है, ये आपकी बुक पे ये तस्वीर ज़रा वाज़ेह नज़र आए, ये पेरेंट सेल था। अब हो क्या रहा है, ये एक रेड, 2 रेड हैं और 2 ग्रीन हैं, ये क्रोमोसोम है। अब देखो इस लाल की ये कॉपी बन रही है ना, जो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, मियोटिक 1। अभी देखो हम शक्ल क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, यानी इसकी कॉपी बना लेते हैं। अभी ये रेड था, इसने देखें 2 बना लिए, ग्रीन था इसने भी 2, इसने भी 2, इसने एक था, वो 2 2 बन गए। अब ये हमारा क्या हो गया, म्योटिक 1 में असल में क्या हो रहा है, पहले तो वो 2 बने, फिर जो 2 अलग अलग बने थे ना, अब ये देखो ये एक रेड और एक ग्रीन और ये एक रेड ये ग्रीन, जो अलग अलग 2 बने थे 2 इधर चले गए इस तरफ और 2 चले गए इस तरफ। अब ये म्योटिक 1 है। जब इनका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और फिर मजीद एक और फेज में ये इनके भी आधे आधे 2 सेल बन जाते हैं, 4 बन जाएंगे, तो ये म्योटिक 2। ठीक है, तो ये हमारी म्योटिक 2 की हो जाएगी। अच्छा, अब ना इसमें एक चीज़ तो सबसे पहले ये देख लें कि हमने मियोसिस में कौन कौन सी हेडिंग लिखनी है, तारीफ, फिर पेरेंट्स सेल एंड डॉटर सेल, फिर म्योटिक 1 और फिर म्योटिक 2। ठीक है, अब वो बात जो हमारी डिवीजन वाली है ये ज़रूरी हमने करनी,
ये हम कर लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाए, ठीक है जी। अब जो माइटोसिस और मियोसिस में क्या फ़र्क था, माइटोसिस में कितने डॉटर सेल बनते हैं, 2, और मियोसिस में कितने बनते हैं, 4। यानी क्वेश्चन आएगा फ़र्क लिखें, जैसे आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है जो मॉडल पेपर है। तो मियोसिस में कितने बने, 4, माइटोसिस में कितने बनते हैं, 2 सेल। क्रोमोसोम्स की तादाद बराबर रहती है माइटोसिस में और आधी रह जाती है मियोसिस में। अच्छा, माइटोसिस किस तरह के सेल में होती है, यानी हमारे कौन से सेल होते हैं जो जिनमें माइटोसिस होती है। जैसे हमारे सोमैटिक सेल कौन से होते हैं, बालों के सेल, नाखून के सेल, हमारी जिस्म के सेल, ये सोमैटिक सेल कहलाते हैं, इनमें माइटोसिस डिवीजन होती है। लेकिन जर्म्स जो हमारी तौलीदी निज़ाम के सेल हैं, जर्मी सेल हैं या गैमेट्स हैं जो औलाद बनाते हैं, वो उन सेल में मियोसिस डिवीजन होती है। तो जो माइटोसिस है वो जिस्म की बढ़ोतरी के लिए काम करते हैं और जो मियोसिस है वो गेमेट्स बनाते हैं और तौलीद के लिए बनाए जाते हैं, ये औलाद बनती है इनसे, ठीक है। तो ये बेटा हमारा पूरा चैप्टर था। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। इसको एक बार सुन लें, इनको तैयार करें, लिख के याद करें बेटा, अब याद आपने करना है, ठीक है। मैंने कोशिश की है। अच्छा, इसमें कोई चीज़ मिस नहीं है, इन्हीं में से इंशाल्लाह होगा। एमसीक्यूज़ हम अलग से करेंगे वो पूरी बुक के, तो इंशाल्लाह शॉर्ट और लॉन्ग आपके इसी में से आएंगे। इनको तैयार करें बेटा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।